नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की इस पूरे सीरीज़ में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में एक और दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से मैंने एक हेडिंग डाला है ऊपर, चैप्टर का नाम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। दोस्तों, ये जो दो शब्द हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इकोनॉमिक्स में। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ ले लेते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत ही मूल भिन्न अंतर होता है और उस अंतर को आज की वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस क्वेश्चन में जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स का आपको डीप मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग पता है, अगर आपको शब्द का अर्थ पता है, तब आप एग्जामिनर के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाह रहा है, आपको उस चीज़ के बारे में तब पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट उस आंसर में क्या होनी चाहिए, और तभी आप एक अच्छा आंसर का डायग्राम या एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो उसी सीरीज में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। अगेन चैप्टर का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ईजी लेवल पर विद एग्जाम्पल मैं आपको इसकी डेफिनेशन और क्लैरिटी इस वीडियो में करूंगा, तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखें। इसकी डेफिनेशन को अगेन मैंने अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखा है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है आर्थिक समृद्धि। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्टेट इन विच लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस इन द कंट्री। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि उस स्थिति को कहते हैं जिस वक्त देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, दीर्घकालिक वृद्धि होती है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ नेशन इंप्रूव द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलॉन्ग विद इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश में आर्थिक समृद्धि यानी उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जनता के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जनता के जीवन स्तर में भी सुधार आता है। या इसके अलावा एक डेफिनेशन इसकी हम और लिख लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं सिंपल, कि प्रोग्रेसिव चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डेफिनेशन को मिटाकर पहले इसको क्लियर करता हूं आप लोगों के बीच में। तो इस तरीके से जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी लिखा है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं कहूं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में आर्थिक समृद्धि, राइट। देखिए, आर्थिक समृद्धि को ही इस तरह से समझिए कि ये एक प्रकार की जीडीपी ग्रोथ रेट है, या जीडीपी ग्रोथ, या आपको भी पूरा जीडीपी हमने पढ़ा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वही एक प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट में सीधे तौर पर यह देखा जाता है कि जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, इनके ओवरऑल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन की बात होती है। हाँ या ना, आप लोग अच्छे से समझते हैं जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी वृद्धि का मतलब क्या होता है। सेम टू सेम इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पे अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो, चाहे वो क्वार्टरनरी हो, किसी भी सेक्टर में या हर सेक्टर में उत्पादन में वृद्धि होनी जरूरी है। ग्रोथ का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होना जरूरी है। और अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम सीधे तौर पर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जैसे कि अभी आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का मीनिंग ही है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो सीधे तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि यानी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर प्रोडक्शन में हो रही है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब ग्रोथ होती है, जब उत्पादन बढ़ता है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ओवरऑल जीडीपी की वैल्यू भी बढ़ती है, ओवरऑल मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ती है, ओवरऑल उत्पादन का वैल्यू भी बढ़ जाता है।
करेक्ट। तो अब अगर ग्रोथ का मीनिंग सिंपल ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होना, तो फिर डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे? तो अगर मैं ग्रोथ के बाद इसी को आगे बढ़ाकर कहूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम आर्थिक विकास कह रहे हैं, यह एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से ही होगा, पहली बात आप समझ लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से ही होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, अब एक चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक एग्जांपल के तौर पर कि पहले उत्पादन जो था वो 1 लाख रुपए का था, राइट, 1 लाख रुपए का उत्पादन था। अब हमने कहा कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और अब उत्पादन 10 लाख रुपए का हो गया, एग्जांपल ले लिया, 10 लाख रुपए का हो गया। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 9 लाख रुपए का इंक्रीमेंट कर गई देश की जीडीपी में, गेटिंग 9 लाख रुपया बढ़ गया। अब ये जो पैसा एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट ऐड हुआ, ये जो पैसा बढ़ा, क्या आप ये बात 100% होकर कह सकते हैं कि ये जो पैसा बढ़ा, ये जो आमदनी बढ़ी, ये हिंदुस्तान के हर आदमी की बढ़ी होगी, हर आदमी के पास पैसा आया होगा, हर आदमी की इनकम बढ़ गई होगी, हर आदमी की जो है जीडीपी इंक्रीज हो गई होगी? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये जो बढ़ी हुई इनकम है, ये जो ओवरऑल बढ़ी हुई इनकम है, ये हिंदुस्तान के सिर्फ अमीर कैटेगरी के लोगों की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही हो। मान लीजिए रिलायंस है या टाटा है या बिड़ला है, अडानी है या और भी बड़े बड़े समूह हैं, उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत हाई लेवल पर बढ़ गई और ओवरऑल उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कर लिया, तो ओवरऑल देश के अंदर प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन ओवरऑल 10 लाख रुपए का दिख रहा है। लेकिन क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि ये जो बढ़ती हुई आय है सब लोगों की है? नहीं। इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ गई, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, गेटिंग, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई होगी ऑब्वियसली, तभी डेवलपमेंट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जुड़ेगी, वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों इस शब्द को जरूर आप याद रखिएगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवन स्तर। किसका? ऑफ पीपल, यानी लोगों का। और लोगों में हिंदुस्तान का हर नागरिक आता है, हर कैटेगरी का क्लास, हर पीपल, हर वर्ग का व्यक्ति आता है। आर्थिक विकास का जो संदेश है वो सोशल जस्टिस का, इकोनॉमिक जस्टिस का एक पार्ट है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि किस तरह से हिंदुस्तान के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति तक इस आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ पहुंचे, उसके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया जा सके। एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, एक शब्द का प्रयोग किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, एक शब्द का प्रयोग किया था, उसको कहा जाता है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब था अंतिम जो व्यक्ति है उसका भी उदय होना, अंत्योदय। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट भारत के मूल में है, भारत के मूल में छिपा है, भारत के समाजवाद के मूल ढांचे में छिपा है, जिसका अर्थ यही है कि भारत में आर्थिक संसाधनों का वितरण कुछ इस समान हो कि उसका लाभ समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति तक भी पहुंचे, उसका भी विकास हो, उसका भी जीवन स्तर सुधरे, और उसी शब्द का अर्थ है अंत्योदय, अंत्योदय का कल्याण। यह आर्थिक विकास उस स्तर तक जाता है। यहां सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ होना एक अच्छी बात तो है, लेकिन यह अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचता। अंतिम सत्य आर्थिक विकास है भारत में, जहां पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों आर्थिक विकास मूलतया क्या है? उत्पादन में वृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि तो हो, उसके साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में भी सुधार हो। यह कब होगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार कब होगा? जब उनको बढ़ती हुई आय का लाभ मिले, जब उन तक भी विकास की जो गंगा या विकास की जो धारा बह रही है, उनको भी विकास में हिस्सेदारी मिले, उनकी आमदनी भी बढ़े, उनकी आय भी बढ़े, और जब उनकी आय या उनकी इनकम इंक्रीज होगी तब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर अच्छा होगा। तब उनका रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े या जीवन निर्वाह के लिए अन्य सामग्रियां या सुविधा, जो भी अन्य प्रकार की फैसिलिटी है, उनका वे उपभोग कर पाएंगे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उच्च कर पाएंगे। उसके साथ जुड़ जाती है शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। ये सारी की सारी चीजें जब किसी
अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, तब हम कहेंगे कि उस देश में हर कैटेगरी, हर क्लास के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो रहा है या उच्च हो रहा है। दोस्तों, यहां पर इसी वीडियो में मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, आर्थिक विकास की जिम्मेदारी किसकी? भारत के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि सरकार का मूल उद्देश्य यही होता है। अगर मैं भारत में कहूं तो भारत में सरकार का मूल उद्देश्य है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े उद्योगपति या हर प्रकार के जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें किस प्रकार से आमदनी को बढ़ाएं, किस प्रकार से इनकम को और इंप्रूव करें, इनकम को इंक्रीज करें, जीडीपी को इंक्रीज करें। और उस बढ़ती हुई जीडीपी से जो आय सरकार को प्राप्त हो रही है, चाहे वो कर के रूप में प्राप्त हो रही हो, चाहे वो लाभांश के रूप में प्राप्त हो रही हो, उस आय को, उस टैक्स को या उस इनकम को सरकार गरीब तबकों के लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च करे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाए, स्वाभिमान युक्त जीवन जीने में स्किल्ड लेबर बनाकर, उनको खुद से एंटरप्रेन्योर बनाकर, ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे। ऐसा सतत विकास, ऐसा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का कॉन्सेप्ट सरकार का रहता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका अर्थ है कि मूल अवधारणा जो है आर्थिक विकास को लागू करने की, स्थापित करने की, वो फिलहाल जो है भारत जैसे देशों में सरकार के हाथों में है। अब मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बनाकर बताता हूं कि किस तरह से जो है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में कुछ मूल अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसको पॉइंटर फॉर्म में आपके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रख दिया। देखिए, अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पहला पॉइंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला पॉइंट हो गया उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात की जाती है तो वहां सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में वृद्धि के संबंध में बात की जाती है कि कैसे जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, कैसे उत्पादन में वृद्धि हो, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं। सेकंड, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कहते हैं यहां क्या है, यहां है उत्पादन में वृद्धि प्लस जन कल्याण में भी वृद्धि। जी हां, इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्लस इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। यानी कि आर्थिक विकास के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि तो हो जैसे यहां हुई, लेकिन साथ ही साथ क्या होना बेहद जरूरी है, जन कल्याण में वृद्धि होना बेहद जरूरी है। यानी कि लोगों का जो कल्याण है, वेलफेयर है, वो होना बहुत जरूरी है, उसमें इंक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा जो आप देखते हैं, एक पक्षीय अवधारणा, वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ। वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस प्रकार से उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए, किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देती है, सिर्फ इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े। और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सरकार का ये जो स्टेप है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने का है, आर्थिक वृद्धि को तेज करने का है। तो यहां पर सिर्फ एक चीज की बात होती है, वो है प्रोडक्शन। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं बहुपक्षीय अवधारणा, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है तब से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका लाभ सब वर्गों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इस विकास से या इस आर्थिक समृद्धि का जो लाभ है, बढ़ता हुआ भारत जो 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए भारत में कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए, सभी वर्गों को साथ में आगे लेकर बढ़ना, समावेशी विकास जिसको हम कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इस गवर्नमेंट ने जो एक टैगलाइन दिया आप सुनते ही होंगे, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है बेसिकली। तो बहुपक्षीय अवधारणा में बहुत सारी बातें इंक्लूड होती हैं, अभी मैं उसकी चर्चा अगले उसमें टॉपिक में अभी करूंगा। फिलहाल बहुपक्षीय अवधारणा जहां पर उत्पादन में वृद्धि के अलावा उसका लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, इन पर भी बहुत फोकस किया जाता है। तीसरा जो टर्म है वो है मात्रात्मक अवधारणा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस बात को अच्छे से आप समझिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, यानी मात्रात्मक अवधारणा। इट कैन बी मेजर, इसे मापा जा सकता है, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। और आप जानते ही हैं जीडीपी ग्रोथ के टॉपिक में हम लोगों को ये बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ निकलता है, किस तरह से कितना ग्रोथ हुआ, कितना उत्पादन में वृद्धि हुई, वो सब चीज़ें निकाली जा सकती हैं या निकलती हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। जबकि यहां जब हम कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसको हमने कहा गुणात्मक अवधारणा, इसका मतलब है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। गुणात्मक अवधारणा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक स्पेसिफिक मेजर नहीं किया जा सकता। अब कैसे अनुमान लगाएंगे कि किस व्यक्ति के जीवन में कितना बेहतर या किस व्यक्ति का जीवन कितना बेहतर हुआ या उसके जीवन में कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हुआ, एग्जैक्ट इसे मापना बेहद मुश्किल है।
खुशियों के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में एग्जैक्ट मापना बड़ा मुश्किल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगा तो आदमी खुश होता है ना, हैप्पी होता है ना, तो हैप्पी कैसे है, खुश है या नहीं है, उसको मापना उतना संभव नहीं है। इसीलिए गुणात्मक अवधारणा कहा गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि इट कांट बी मेजर, इसे मापा नहीं जा सकता। किसको? आर्थिक विकास को। चौथा पॉइंट है, यह एक साधन है। इट इज अ टूल एंड इट इज अ ऑब्जेक्टिव। यह एक साध्य है। साध्य मतलब जिसे पाना है, जिसे प्राप्त करना है। किसे प्राप्त करना है? आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव है। कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा? इट इज अ टूल, इससे प्राप्त होगा। दोस्तों आप खुद बताइए, सरकार चाहती है देश में हर नागरिक का जीवन बेहतर हो। सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक सुखी हो, उसके पास रोजगार हो, उसके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य के बेहतर अवसर हो, उसके पास अपने जीवन को बेहतर करने की वो हर प्रकार के अवसर उपलब्ध हो जो किसी भी उच्च जीवन जीने वाले व्यक्ति के पास होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, आर्थिक विकास का ऑब्जेक्टिव फुलफिल सरकार कैसे करेगी? जब उसके पास फंड्स होंगे, जब उसके पास पैसा होगा, जब उसके पास इनकम होगी। वो कहां से आएगी? वो आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ से। इसलिए हमने कहा कि इट इज अ टूल। तो सबसे पहले इसे बढ़ाना जरूरी है। ये बढ़ेगा तो सरकार, अच्छी सरकार, फिर इसको पूरा करने की तरफ मूव होगी। डीपीएसपी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या है? वो यही है, देश में नागरिकों का जीवन कैसे बेहतर हो। आर्थिक कल्याण की अवधारणा उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। वो आर्थिक कल्याण की अवधारणा आर्थिक विकास ही है। उस आर्थिक विकास को प्राप्त करने का माध्यम क्या हो? तो वो हो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट हमने कहा इट इज अ टूल। अगला पॉइंट हम देखते हैं, विकसित देशों का मुख्य लक्षण, विकासशील देशों का मुख्य लक्षण। मेन कैरेक्टर ऑफ डेवलप्ड नेशन एंड मेन कैरेक्टर ऑफ डेवलपिंग नेशन। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल एक बार फिर से बोल रहा हूं, विकसित देशों का मुख्य लक्षण है ये, विकासशील देशों का मुख्य लक्षण है ये। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी मैंने कहा कि हर सरकार का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना, फिर विकसित देशों का उद्देश्य ये क्यों है? देखिए, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे हैं, जिसके नाम के आगे विकसित जुड़ गया, इसका अर्थ यही है कि उस देश में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह कर लिया है, सैचुरेशन हो गया है। दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, है ना, आप लिख सकते हैं नीदरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। ये सारे देश अपने यहाँ आर्थिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं नॉर्वे की बात करूँ, स्वीडन की बात करूँ, नीदरलैंड की बात करूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, उन्होंने अपने यहाँ सारी सड़कें बना ली, उन्होंने अपने यहाँ हर प्रकार के स्कूल्स व्यवस्थित रूप से लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिए। वहाँ लोगों को अच्छा खासा रोजगार रहता है। नॉर्वे का एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे की सरकार को पिछले हाल ही में करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा कि नॉर्वे की सरकार को नया निर्णय लेना पड़ा। नॉर्वे में जितने भी जेल हैं उन जेलों को बंद करके उनको लाइब्रेरी बनाना पड़ा। क्यों क्या करना पड़ा ऐसा? ताकि जेल जो थी उस जेल के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सके। प्रॉब्लम क्या थी? नॉर्वे में कोई क्राइम ही नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है। अब क्राइम नहीं हो रहा है तो लोग जेल नहीं जा रहे हैं, और जेल नहीं जा रहे हैं तो जेल में कोई प्रकार का, जेल में खाली पड़ी है जेलें, तो उनके एम्प्लॉयज़ को बेवजह की तनख्वाह देनी पड़ रही है जो जेलर थे या जेल के कर्मचारी थे। वहाँ की सरकार ने उन जेल के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का एक नया तरीका बना लिया कि उन जेल को कन्वर्ट कर दिया लाइब्रेरी में। नॉर्वे ने अपनी अधिकांश जेलें लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर ली। तो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कितना पीसफुल कंट्री होगा, वहाँ हर प्रकार की फैसिलिटी होगी, मानव का जो जीवन स्तर है वो कितना उच्च होगा। तो वहाँ की सरकारों के लिए आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, वो सैचुरेटेड हो गए, संतृप्त हो गए। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि वो अपने उस विकास को बनाए रखें, उस विकास को बनाए रखें, सस्टेनेबली डेवलप करते रहें। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू फेस में आगे ले जाते जाना। इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्री का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि उनके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका तो अब उनके लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार ग्रोथ को बराबर रूप से बढ़ाते रखें या ग्रोथ को बनाए रखें, ताकि उनका जो विकास है वो सस्टेनेबल यानी सतत रूप से दीर्घकालिक समय तक चलता रहे। और विकासशील देशों का मुख्य लक्षण भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ की सरकार का तो ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव अभी यही है। अभी भारत में सड़कें बनाई, सारी सड़कें बननी बाकी हैं, देश के हर घर में बिजली पहुंचाना ज़रूरी है, व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना ज़रूरी है, शिक्षा में भी क्वालिटी एजुकेशन देनी ज़रूरी है, हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना ज़रूरी है। देश के लोगों के रोजगार की समस्या बहुत सामने है, भुखमरी और कुपोषण की समस्या देश के सामने बड़ी मात्रा में है, मुँह बाएँ खड़ी है। ऐसी अनेकों कई प्रकार की समस्याओं के कारण जो गरीबी देश में लगातार बढ़ती जा रही है, उन सब को सुलझाने की ज़रूरत है।
और उन सबको सुलझाना यानी आर्थिक विकास करना विकासशील देशों का सबसे अनिवार्य कर्तव्य होता है। और इसलिए इसके मुख्य लक्षण में आर्थिक विकास के मुख्य लक्षण कहाँ पाए जाते हैं? विकासशील देशों में। इस बात को ढंग से समझिए। और अंत में अब हम लोग आते हैं इस चीज पर कि इसका जो मापन है, इसकी जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ का आज का अंतिम पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको मापें कैसे। इसको मापने का तरीका है रियल जीडीपी। याद करिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया था, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी यानी जीडीपी इन फिक्स प्राइस कॉल्ड रियल जीडीपी, यानी कि वह जीडीपी जो आधार वर्ष पर आधारित होती है, बेस ईयर पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि उसी जीडीपी में आपको एग्जैक्ट प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है, जो उत्पादन में वृद्धि पर आधारित होता है, न कि मौद्रिक आधारों पर आधारित होता है। सो दैट इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रियल जीडीपी पर बेस्ड होता है। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि गुणात्मक अवधारणा इट कांट बी मेजर, इसको मापा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ इंडेक्स बनाए हैं, कुछ सूचकांक बनाए हैं, जो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भी। उन सूचकांकों में दो सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं आर्थिक विकास को मापने के। एक है PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, और दूसरा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इन दोनों ही इंडेक्सेस के माध्यम से, इसमें सबसे फेमस आप लोगों ने जरूर सुना होगा HDI। HDI के माध्यम से हम लोग आर्थिक विकास का मापन करते हैं। HDI की रैंकिंग के आधार पर हम देशों की आर्थिक विकास और मानव स्तर, उनके हेल्थ सेक्टर, इन सब बातों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो उसको भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का माध्यम क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास के संदर्भ में हमने प्रारंभ में एक डेफिनेशन और दी थी कि किसी देश में अगर सोशल या इकोनॉमिकल सेक्टर में अगर कुछ भी प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लाइक अगर आप किसी शहर में जाते हैं, कई समय के बाद आपको देखने को मिलता है कि शहर एकदम साफ सुथरा नज़र आ रहा है, उसकी सड़कें बहुत साफ सुथरी नज़र आ रही हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम नहीं है, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण नज़र आ रहा है, वहाँ पर मेट्रो चलने लगी है, मॉल आ गए हैं, हेल्थ फैसिलिटी सुपर्ब हो गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हर प्रकार की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हो गई है। और कुछ साल पहले जब आप वहाँ रहते थे, वो सेक्टर वो क्षेत्र, वो शहर बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता था, आज उसमें ये सब चीज़ें नजर आती हैं, वो भी आर्थिक विकास कहलाता है, उसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये इसका एक बुनियादी और बेसिक वीडियो मैंने आपके बीच में बनाया। जब आगे की वीडियो में आप इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो वहीं मैं आपको बताता रहूंगा कि किस प्रकार से आर्थिक विकास को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट कर रही है, किस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। करंट अफेयर्स में भी आप कई प्रकार की योजनाएं पढ़ते होंगे कि सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए, इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए, कुछ असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, कुछ SC ST के लिए, तो अनेक प्रकार के वर्गों के लिए सरकार ये योजनाएं लेकर आती हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न है तो जरूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इनके प्रश्नों के उत्तर जरूर देने का प्रयास करूंगा आपको। और जहां तक रही बात इसको सॉल्व करने की, इसका उपयोग करने की, तो इसका ज़्यादातर उपयोग आपको प्रीलिम्स में फैक्ट्स को क्लियर करने में और मेंस में आपको आंसर राइटिंग करते समय जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, वहां पर इस टॉपिक का बड़ा महत्व समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।